हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946। व्याख्या देखते हैं। देखिए, व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो व्याख्या को आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को हुई थी और यह 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 फरवरी 1946 को इसकी घोषणा हुई थी और ये भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक, इस मिशन का गठन ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की पहल पर किया गया था। कैबिनेट मिशन का गठन किसकी पहल पर किया गया था? तो क्लीमेंट एटली के पहल पर किया गया था। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन के घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यकारी प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना इसका उद्देश्य है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यकारी प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना इसका उद्देश्य था। और ये भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को यह भारत आया था। और इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, यह किसने कहा था कांग्रेस के बारे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, यानी कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु था। या किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस के बारे में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की एक प्रमुख घटना थी। आप सभी को पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, कांग्रेस से संबंधित कुछ विशेष टिप्पणियां देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, या किसने कहा था कांग्रेस के बारे में? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह कहा था। इंपॉर्टेंट है, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा, पढ़ा चुका हूं। इंपॉर्टेंट है ये। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर घड़ियों की सुइयों की गिनती कर रही है। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक यह है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। कांग्रेस के बारे में यह किसने कहा था? तो ये वायसराय करजन ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, आपके टीआरई 2 में पूछा गया था ये, ठीक है। अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के बारे में यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसको भी ध्यान रखिएगा। वह यानी कांग्रेस जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या कम है। या किसने कहा था कांग्रेस के बारे में? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ये भी आपका टीआरई 1 या 2 में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से कई सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। 14 जुलाई 1942, ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यदि ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगे स्वीकार नहीं की तो व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। यह प्रस्ताव वर्धा प्रस्ताव और समानता भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। पूछा जाता है कि वर्धा प्रस्ताव कब आया था? तो 14 जुलाई 1942 को यह आया था। और इसे लाया कौन था? तो महात्मा गांधी जी ने इसे लाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और थोड़े बहुत संशोधन के बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कब? 8 अगस्त 1942 को। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942 को। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है, ठीक। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा गढ़ा था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। और इसके तहत महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के अन्य जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1942 में गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? तो पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण को कहां रखा गया था? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। बाद में ये यहां से फरार हो गए थे। इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उन्हें अहमदनगर जेल में रखा गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां से कितने सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। हिंदुस्तान, यहाँ पे सोशलिस्ट पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं इस व्याख्या से। देखिए, काकोरी षड्यंत्र कांड। काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? पहले तो यही ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसके बाद यानी काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो आपका देखिए यहाँ पे रिपब्लिक एसोसिएशन है, पहले क्या नाम था इसका? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और एकमात्र बचे हुए सदस्य चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के नए दल का गठन किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 19
1928 में की। देखिए, अगर पूछा जाए HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है। और पूछा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की थी दिल्ली में। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके प्रमुख नेता की बात करें तो विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव आदि थे। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और गलत उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं। पहला है, ऋग्वेद में 10 सूक्त हैं। नहीं, 10 सूक्त नहीं है। ऋग्वेद में क्या आपका 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है, ना कि सूक्त है। तो ये आपका गलत है। दूसरा है, इसकी रचना प्राकृत में की गई है। नहीं, इसकी रचना जो है संस्कृत में है। ऋग्वेद की रचना संस्कृत में है। तो ये भी आपका क्या है? गलत है। इसमें 1000 से अधिक सूक्त है। ये आपका करेक्ट है। ऋग्वेद में आपका लगभग 1028 सूक्त हैं। ये आपका करेक्ट है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो आपका पहला गलत है, दूसरा गलत है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना संस्कृत में हुई है। इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10,580 लगभग ऋचाएं हैं। ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि चाहती थी। देखिए, कैबिनेट मिशन मैंने बताया कब आया था? तो मार्च में आया था, मार्च 1942 में आया था। ठीक है। और इसे जो है 29 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने जो है पृथक पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया और जो मुस्लिम लीग था ये अलग पाकिस्तान चाहता, यानी अलग देश चाहता था। ठीक है। तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित कर दिया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का परिणाम मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगा था। डेट ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में कह रहा है किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी रॉलेट की सिफारिशों द्वारा पारित किया गया था और 21 मार्च 1919 में कानून बन गया। ठीक है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा गया। इंपॉर्टेंट है। इसे जो है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया या इसे काला कानून कहा गया उस समय। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना किसी कारण बताए जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी सरकार उस समय। ठीक है। और इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? बंबई में।
संस्थापक कौन थे? तो NM जोशी इसके संस्थापक थे, और दीवान चमनलाल, जोसेफ बबिस्टा, लाला लाजपत राय इसके क्या थे? संस्थापक थे। और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 1929 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, इन्हें बादशाह खान या बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। उनकी समान विचारधाराओं और महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ मित्रता के कारण खान को उनके करीबी सहयोगी अमीर चंद बम्बवाल ने सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी उपनाम दिया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, इनकी पत्रिका भी ध्यान रखिएगा, पख्तून, ये पश्तो भाषा में थी, और दसरोजा, दोनों इंपॉर्टेंट है। पख्तून और दसरोजा किसकी पत्रिका? खान अब्दुल गफ्फार खान की। और भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय ये थे। ठीक है, इन्हें कब मिला था भारत रत्न? तो 1987 में मिला था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में एक आजाद दस्ता यानी स्वतंत्रता ब्रिगेड का आयोजन किया। ठीक है, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी और समाजवादी थे, जिन्हें जेपी या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक, उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक के मध्य विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट है, TRE 2 में पूछा गया था, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं यानी गलत पूछ रहा है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी को पता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था। और किसके द्वारा लाया गया था इसे? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, ये तो करेक्ट है। इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाने लगा, बिल्कुल करेक्ट है, इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1878 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रतिस्थापित यानी समाप्त किया गया था। नहीं, ये गलत है। देखिए, 1878 में नहीं, 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त किया गया था, इसलिए ये गलत है। ठीक है, 1882 में समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने इसे। और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। कब आया था? तो 1878 में आया था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यह मूल रूप से भारतीय भाषा के प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अधिनियमित किया गया था। किसके लिए लाया गया था? तो भारतीय भाषाओं के जो प्रेस थे उनको अधिनियमित करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। इसका उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। यह अधिनियम, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं था, सिर्फ देसी भाषा पर यह लागू था। इसे गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाने लगा और इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 19 फरवरी 2015 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है ये, ठीक है, 19 फरवरी 2015। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित अब की बार प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? तो ऑप्शन बी सांप, ठीक है, ऑप्शन बी। देखते हैं, मत्स्य, उभयचर, सर्प, सरीसृप शीत रक्त वाले जंतु हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार नहीं बदलता है, ठीक है। जिनका तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार नहीं बदलता उन्हें क्या कहा जाता है? शीत रक्त वाले जानवर कहा जाता है। जैसे आपका मछली वर्ग हो गया, उभयचर हो गया, सांप हो गया, ये सब, ठीक है। जैसे आपका पक्षी और स्तनधारी वर्ग, ये क्या है? गर्म रक्त वाले हैं, ठीक है। और इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है, ठीक है। पक्षी और स्तनधारी जैसे हम लोग हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों? इंपॉर्टेंट है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप जो है फट जाती है, क्यों फट जाती है? पहला इसमें क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, बिल्कुल करेक्ट है, यही सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पानी जमता है तो क्या होता है? फैलता है, तो ऑप्शन ए। ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है। पानी के जमने पर उसके आयतन में क्या होता है? प्रसार होता है। बंद पाइप में प्रसार के पर्याप्त स्थान न होने के कारण पानी पाइप पर अत्यधिक दबाव डालता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है? पाइप फट जाती है, ठीक है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और कोई सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने स्कोर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, टीआरई 2 में पूछा गया था। एक समान नेत्र लेंस पूछ रहा है, नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन सी, लगभग 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, फोकल लंबाई आंख के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है। फोकल लंबाई क्या होती है? आंख के लेंस, ये देखिए आपका आंख लेंस है और रेटिना के बीच की दूरी, यही क्या कहलाता है? आपका फोकल लंबाई कहलाता है, ठीक है। इसलिए जब प्रकाश का कोई स्रोत अनंत से आता है तो यह आंख के लेंस से होकर गुजरता है और इसे रेटिना पर एकत्रित करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप सभी को पता है चित्र कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो एक समान नेत्र लेंस के लिए फोकल लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर होती है। जब आंख आराम की स्थिति में होती है तब लगभग 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका ये जो दूरी है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को फोकल लंबाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्या होता है जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तब? इंपॉर्टेंट है, टीआरई 1 में पूछा गया था। करा क्या होता है जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, जब सूखे बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना, उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक नाम क्या है उसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कि क्लोरीन गैस से अभिक्रिया की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला ध्यान रखिएगा, CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्लोरीन के साथ क्रिया करवाया जाता है तो क्या बनता है? तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये सब एनसीईआरटी का प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है, अब पूछा भी गया है ये, ठीक है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको, देखिए, जब लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो लोहे का बुरादा विस्थापन अभिक्रिया से गुजरता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। परिणाम स्वरूप लोहा अम्ल के हाइड्रोजन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इस विस्थापन अभिक्रिया से आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। देखिए यहाँ पे
ये आपका क्या है, लोहे का बुरादा हो गया, यानी Fe यानी आयरन हो गया ये। और ये आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब अभिक्रिया करता है क्या बनता है, तो FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पूछा गया है। आप सभी को पता होगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। देखिए, एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चींटी का डंक जो होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसे ही मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है, संतरा हो गया, ये सब में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल आपका इमली, अंगूर और कच्चे आम आदि में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, इंपॉर्टेंट है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्यों। देखिए, ये प्रश्न आपका TRE 1 में भी पूछा गया था, TRE 2 में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है कि जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है डिब्बों पर, तो ऑप्शन सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि जस्ता जो होता है यानी जिंक जो होता है ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और इसलिए यह भोजन में अम्ल या क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे यह भोजन को उपभोग के लिए अयोग्य यहाँ तक कि जहरीला बना सकता है। इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, टिन का प्रयोग किया जाता है, ना कि जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इंपॉर्टेंट है, करा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कितना ग्रहण करते हैं, तो 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मात्र 1% जो है सूर्य के प्रकाश को प्रयोग करते हैं पौधे। नेक्स्ट है, पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करा पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दहन और ज्वलन ताप के बारे में इसमें पूछा है। पहला है, पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है दहन के लिए क्या आवश्यक है, यानी जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और उससे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ यानी ईंधन जो होता है आग पकड़ता है। ये भी आपका करेक्ट है। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप होता है जिस पर जो ईंधन होता है वो आग पकड़ता है। ठीक है, करेक्ट है ये। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है। ये भी आपका करेक्ट है। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर भी हो जाता है। ठीक है, ये करेक्ट है। तो इसमें पूछ रहा कौन सही है, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सभी कथन सही है। ठीक है, NCERT का प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। पहले आप लोग प्रश्न को जरूर पढ़िएगा, प्रश्न में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा सही नहीं है, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। क्या बनता है, अपूर्ण दहन से मैंने बताया था कई बार, मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ये आपका गलत है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। आप सभी को पता है जब वायुमंडल में CO2 ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। तो ये आपका करेक्ट है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा करते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर क्या बनते हैं, बनाते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसमें पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, मैंने बताया अभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है अपूर्ण दहन से। ठीक है, यह क्या होता है, बहुत जहरीली गैस होती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसकी अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुल जाते हैं तथा अम्ल वर्षा करते हैं। ठीक है, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल
वर्षा फसलों, भवनों और मृदा के लिए क्या होते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं। सभी को पता है सब तो, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट है, करा नेत्र का कौन सा भाग नेत्रों के विभिन्न रंग के लिए उत्तरदायी होता है। आपने देखा होगा किसी का जो आंख का रंग भूरा होता है, किसी का नीला होता है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये आपका परितारिका यानी आइरिस की वजह से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते हैं तथा विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए नेत्र के बारे में दिया यहाँ पे, जंतुओं के नेत्र के बारे में, ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सा सही है, विशेषता दिया है, देखते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकता है। केकड़े के नेत्र जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और वो चारों तरफ देख सकता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्त्र छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं, ये भी आप करेक्ट है। तितली के नेत्र जो होते हैं ये बड़े होते हैं और ये लगभग 1000 नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं, ये करेक्ट है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, ये भी आपका करेक्ट है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया होता है और बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी सही है। देखते हैं, केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है, जो केकड़ा होता है चारों ओर देख सकता है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकते हैं, ठीक है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया और बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसमें रेटिना में बड़ी संख्या में सालकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंख होते हैं, जिस कारण उल्लू रात में भली भांत देख सकता है। यही कारण है कि उल्लू रात में देखते हैं परंतु दिन में नहीं। इसके विपरीत दिन में पक्षियों के नेत्रों में शंख अधिक और सालकाएं कम होती है। देखिए जो उल्लू होता है उसमें जो सालकाएं होती हैं ये अधिक होती हैं और ये जो इसके विपरीत जो पक्षी होते हैं इसमें क्या होता है, शंख अधिक होता है और सालकाएं क्या होती हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट है, झीलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झीलों के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला है, झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। झीलें बाढ़ को रोकती हैं, ये भी आपका सही है। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए झीलें मानव के लिए क्या होती हैं, अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है झील तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जो है जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, यानी जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। ये सब क्या है, झीलों के लाभ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठे पानी की झील नहीं है। करा कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। डल झील ये मीठे पानी की झील है, वुलर झील भी मीठे पानी की है और भीमताल भी, ये तीनों ध्यान रखिएगा मीठे पानी की झील है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा कौन सी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डल झील कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील भी आपका जम्मू कश्मीर में है। भीमताल ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है, तो मालप्रभा ये तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, पीछे पढ़ा चुका हूँ पिछले प्रैक्टिस सेट में। तुंगभद्रा ये भी कृष्णा सहायक नदी है। भीमा भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, मालप्रभा, घटप्रभा, भीमा, मूसी, डान, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी के विस्तार आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य, वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति किस प्रकार के संसाधन है। कह रहा जो मनुष्य हैं, वनस्पति जाति यानी पेड़ पौधे, प्राणी जाति है, किस प्रकार के संसाधन है, तो ये जैव संसाधन है, ठीक है, जैव संसाधन यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। देखते हैं,
हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ये आपका क्या है? संसाधन की परिभाषा है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका जैव संसाधन और दूसरा आपका अजैव संसाधन। ठीक है। जैव संसाधन क्या होता है? जिसमें आपका सजीव यानी जिसमें आपका जीव होता है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका मनुष्य हो गया, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। और अजैव क्या होता है? जो निर्जीव होते हैं यानी जिसमें जीवन नहीं होता है। जैसे आपका चट्टाने हो गया, मृदा हो गया, धातुएं हो गया, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक है। नेक्स्ट है, लेटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लेटेराइट मृदा के बारे में पूछ रहा, कौन सा असत्य है यानी गलत है? देखिए इसमें भी असत्य पूछ रहा है। पहला है, ये मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ पे तापमान भी क्या होता है? उच्च होता है। जैसे आपका केरल वगैरह हो गया, कर्नाटक वगैरह हो गया, यहाँ पे पाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक उच्च पाई जाती है। नहीं, देखिए इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है? ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ये क्या होता है? ये आपका गलत है। ठीक है। इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ह्यूमस। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा, लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए क्या है? उपजाऊ है। तो ये करेक्ट है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 सही नहीं है, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। मैंने बताया जो ह्यूमस होता है ये जो है कार्बनिक पदार्थ होता है। जब तापमान ज़्यादा होता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जो जैविक पदार्थों को अपघटित करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो है इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। इसमें आपका चाय भी उगाया जाता है, कॉफ़ी भी उगाई जाती है। ठीक है, कर्नाटक वगैरह, केरल वगैरह में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए क्या है? अधिक उपयुक्त है। इसमें आपका काजू भी उगाया जाता है, चाय भी और कॉफ़ी भी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? करा कौन सी मानवीय क्रिया यानी जो मानव द्वारा क्रिया की जाती है उससे भूमि निम्नीकरण यानी निम्नीकरण मतलब है मृदा का ह्रास, ठीक है, के लिए उत्तरदायी है? तो खनन भी उत्तरदायी है, वनोन्मूलन भी है और अत्यधिक सिंचाई भी है। ये भी आपका सब क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सब से जो है मृदा का विनाश होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन ये किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन पारंपरिक बीजों और खेती के तरीकों को बचाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में उत्तराखंड के टिहरी जिले के जड़धर गांव में हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व किसान और सामाजिक कार्यकर्ता विजय जरधारी ने किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पारंपरिक बीजों और खेती के तरीकों को बचाने के लिए ये शुरू किया गया था, बीज बचाओ आंदोलन। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में सत्य है? इंपॉर्टेंट है, TRE 2 में पूछा भी गया है। करा बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, नदी परियोजना के बारे में कौन सा सत्य है? देखते हैं। पहला है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करती हैं। ये भी आपका करेक्ट है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन, खड़ीन और जूहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? देखिए, वर्षा जल संग्रहण के बारे में पूछ रहा है। ये जो तरीका है खादीन और खड़ीन और जूहड़, ये किस राज्य में प्रचलित है? तो ये राजस्थान में प्रचलित है।
और ये सब जो है जोहड़ हो गया, खादीन हो गया, खड़ीन हो गया, ये सब जो है जल संरक्षण के तरीके हैं। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मृदा पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिया गया विवरण किससे संबंधित है? पूछ रहा है जो विवरण दिया है ये किस फसल से संबंधित है। देखिए इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, जो जौ है ये रबी की फसल है, ठीक है। चना है ये भी आपका क्या है, रबी की फसल है। और इसमें पूछा लेकिन खरीफ का फसल है, तो मक्का आपका खरीफ की फसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये। किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो भूदान आंदोलन को, ऑप्शन सी। भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। यह आंदोलन गांधीवादी विनोबा भावे ने 1951 में शुरू किया था, ठीक है। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1951 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। इस आंदोलन का मकसद अमीर जमींदारों से अपनी जमीन का एक हिस्सा भूमिहीन लोगों को दान करने की अपील करना था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पोचमपल्ली गांव से हुई थी, जो कहाँ पे है वर्तमान में? तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? करा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये कृषि पर आधारित थी, ठीक है, यानी प्राथमिक सेक्टर पर आधारित था ये। 1951 से 1956 की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भूमि सुधारों को लागू करना था। सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमि जोत के स्वामित्व को बदलने की कोशिश की। पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है, 51 से 56। और 21 मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? सभी को पता होगा कौन सी मृदा, तो काली मृदा मानी जाती है, ठीक है। कपास की खेती के लिए कौन सी? काली मृदा। तो इसमें ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है और इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? दक्कन क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। दक्कन के पठार के सुस्तर भागों में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और ये जो कपास है ये खरीफ की फसल है और इसे पक्का तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा कपास के क्या है? प्रमुख जो है उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में पूछ रहा है, करा कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखते हैं, पहला है, यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। जो हमारा संविधान है ये सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, यानी तानाशाही पर प्रतिबंध लगाता है, करेक्ट है ये। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, ये भी आपका करेक्ट है। जो संविधान है सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, करेक्ट है। यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, करेक्ट है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ पूछ रहा है, कौन सा है? तो ऑप्शन सी, राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता देता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, ठीक है, यानी भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान है किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, अपितु सभी धार्मिक समुदायों को अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे आपका शिक्षण संस्थान के
स्थापना करने और उसे चलाने का अधिकार देता है। राज्य धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन दे सकता है। भारत के संविधान में मूल रूप से पंथ निरपेक्षता का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे कब जोड़ा गया ये भी ध्यान रखिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा तभी जो है आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि अब की बार ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी पूछा था, इसलिए मैंने इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है। कथन के रूप में आपके देखा होगा आपने, बहुत सारे प्रश्न जो है कथन के रूप में ही पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं पहला इसमें, नेहरू रिपोर्ट 1928 में उपबंध था कि 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, सभी को पता होगा, और इसमें उपबंध किया गया था कि जो 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। यानी इसमें वयस्क मताधिकार की बात कही गई थी और आयु क्या रखा गया था, तो 24 वर्ष रखा गया था। तो ये करेक्ट है आपका। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उस प्रत्येक नागरिक को नागरिक माना गया जिसने राष्ट्रमंडल की भू सीमा में जन्म लिया था और किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। संविधान का अनुच्छेद 371 का महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष उपबंध करता है। देखिए 371 का में किसका कहाँ का उल्लेख है, नागालैंड के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, तो इसलिए गलत है ये, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी। देखते हैं, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में नागरिक के मूल अधिकार, इसमें जो है मूल अधिकार की बात कही गई थी, और 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार तथा प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया, प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिक माना गया जिसने राष्ट्रमंडल की भू सीमा में जन्म लिया तथा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 371 का में नागालैंड के लिए विशेष उपबंध करता है, जबकि आपका 371 में क्या है, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, 371 का में नागालैंड और 371 में आपका क्या है, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद समाहित है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 368 है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। संविधान के भाग 20, ये ध्यान रखिएगा, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान है। संविधान में 3 प्रकार के संशोधन की बात कही गई है। तो ये आपका साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से तथा विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन, ये 3 प्रकार का संविधान संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा क्या क्या शामिल या परिवर्तित किया गया था। कह रहा संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किया गया था। पहला है, इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। बिल्कुल करेक्ट है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो लोकसभा की अवधि थी पहले 5 साल थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, सभी को पता है, मैंने कई बार बताया है। इसके द्वारा संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं, देखिए संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अब पुनः इसे ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष घटाकर कितना कर दिया गया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे कितना कर दिया गया था, लोकसभा की अवधि 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन पुनः 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था। इसमें आपका क्या है, मूल कर्तव्य है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था, सभी को पता है, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। करा कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। पहला है, संविधान की समीक्षा करने के लिए
श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। कह रहा संविधान की समीक्षा करने के लिए श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। करेक्ट है। चलैया आयोग का उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। ये भी आपका करेक्ट है। विपक्षी दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का समर्थन किया, नहीं समर्थन नहीं किया था, इसका विरोध किया था। तो इसके पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए सन 2000 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। विपक्षी दलों तथा अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया था और इसने अपनी रिपोर्ट 2002 में सौंपी थी। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। ठीक है, बना कब था? सन 2000 में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? टीआरई 2 में भी पूछा गया था, 3 में भी पूछा गया था। ये सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भागलपुर को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? सोने का भंडार तो जमुई में, ऑप्शन ए जमुई। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच होता है? ये भारत और ओमान के बीच होता है। ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, भारत और ओमान। भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान के सलालाह में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। ठीक है, आपकी बार कौन सा संस्करण है? इसका 5वां संस्करण है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये द्विवार्षिक है। ठीक है, 2 साल में एक बार होता है ये, भारत और ओमान के बीच में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप, ऑप्शन सी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने हाल ही में भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछलियों प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? आर रविंद्र को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इन्हें आइसलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? किस राज्य में हाल ही में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये महाराष्ट्र में की गई है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? एशियन किंग वल्चर यानी गिद्ध के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है ये। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैपियरगंज रेंज में किया गया। यह अपनी तरह का भारत का पहला केंद्र है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग 2.80 करोड़ की लागत में तैयार किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।